मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज एनटीपीसी और ग्रुप डी जो रेलवे में हम लोगों का अब बहुत दिनों बाद अवेटेड था, एग्ज़ाम बार बार टल रहा था एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, उसकी परीक्षा की डेट सरकार ने घोषित कर दिया है। तो उसको देखते हुए आज मैं फिजिक्स और मैथ ये दोनों और रीजनिंग ये सभी आपका कंप्लीट मैं कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अमित परिवार चैनल से जुड़ जाइए और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज मैं हल करा दूंगा। अभी मैं फिजिक्स लिया हूँ फर्स्ट पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर भी लूँगा, उस मैथ भी साथ में चल रही है। मैथ भी है कि आपके वीडियो अच्छे पढ़ रहे हैं, आप देखिए अब आगे चलकर। तो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी इन दोनों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी यदि अमित परिवार से आप जुड़े हुए हैं तो। क्योंकि हमारा जो बेस है वो रेलवे का ही बेस है और अब तक रेलवे में हज़ारों हजार मेरे शिष्य लोग भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, विभिन्न पदों पर हैं। लोको पायलट भी हैं, गुड्स गार्ड भी हैं, रेलवे में जूनियर इंजीनियर भी हैं, कुछ लोग प्रमोशन पाकर असिस्टेंट इंजीनियर भी हो गए हैं, लोको पायलट हैं, टेक्नीशियन हैं, ऐसे विभिन्न पदों पर विराजमान हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से अपील है कि अमित परिवार चैनल को मैक्सिमम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे डेली का डेली। और ये देखिए कि आज मैं फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ आप लोगों की बेहद डिमांड पर। ये बोरिंग टेक्नीशियन और इन सब आईटीआई के जो बच्चे हैं उनके लिए भी साइंस और मैथ के क्वेश्चन बोरिंग टेक्नीशियन में भी पूछे जाते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत बार पूछे गए रेलवे में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है और उनका एक संग्रह है। आप देखिए एक एक करके और सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी आप हमें बाद में भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लोगों के पास है ही 94 15 716 701। चलिए तो चलते हैं, हम पहला अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स फर्स्ट है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हम लोग चल रहे हैं। फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हम लोग चल रहे हैं, भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट पेपर में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब बहुत बार पूछा गया, 1 लाख बार ये क्वेश्चन जो है एराइज हुआ है, आपके जो है रेलवे में पूछा है, आरआरबी में पूछा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। तो दोलन काल के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। दोलन काल के लिए अगर हम लोग फार्मूला देखें तो आवर्त काल अथवा उसी को कहेंगे दोलन काल। तो दोलन काल यहाँ मैं समझा रहा हूँ, दोलन काल दोलन काल या आवर्त काल T बराबर होता है 2 पाई करड़ी में L/G। ध्यान से देखें, करड़ी में होता है L/G। L क्या है? प्रभावी लंबाई है। जब हम लोग कोई भी लोलक लेते हैं, पेंडुलम लेते हैं या लोलक लेते हैं, तो उसकी लंबाई जो ली जाती है वो लंबाई इस धागे से लेके और यहाँ पर आपने बांधा है, ऐसे ये लोलक बांधा है तो इसके केंद्र तक ली जाती है। ये होती है यहाँ तक की लंबाई जो है
वो यहाँ तक की लंबाई, ये जो है लंबाई हो गई यल। इसी को कहते हैं प्रभावी लंबाई। क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। यहाँ तक, केंद्र तक लेंगे। वैसे ही लड़की झूल रही है तो लड़की का जो केंद्र है, बॉडी का जो केंद्र है, वो उसका नाभि है। क्या होता है? हर मानव का केंद्र जो बॉडी का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ से संपूर्ण भार काम करता हुआ माना जाता है, वह है नाभि। तो जब लड़की बैठी हुई है झूले पर, ऐसे बैठी हुई है, तो ये नाभि उसकी नीचे है। नाभि नीचे है तो प्रभावी लंबाई यल का मान ज़्यादा है, तो आवर्तकाल टी का मान ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए ना, यल अंश में है, यल ज़्यादा होगा तो आवर्तकाल का मान ज़्यादा होगा। अब यदि लड़की बैठ जाती है, तो लड़की जब बैठ जाती है तो प्रभावी लंबाई यल का मान ज़्यादा होता है और आवर्तकाल भी तब ज़्यादा होगा। यही है कैपिटल टी। आवर्तकाल यानी पीरियाडिक टाइम होता है, उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और सामान्य समय को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं बेटा। तो इस तरह से फार्मूला हो गया आवर्तकाल या पीरियाडिक टाइम, कैपिटल टी बराबर 2 पाई करड़ी में यल बाई जी होता है। यल क्या है ये आपको बता दिया, ये प्रभावी लंबाई से कहेंगे, और वो जो है ऐसे है। तो जब लड़की बैठी हुई है तो प्रभावी लंबाई ज़्यादा है। अब जब लड़की खड़ी हो जाएगी, तो लड़की खड़ी हो जाएगी तो यहीं उसकी नाभि, मान लीजिए कि अब लड़की की नाभि उठकर जब खड़ी हो जाएगी तो नाभि यहाँ पहुँच जाएगी, तब प्रभावी लंबाई यल का मान छोटा हो जाएगा, यानी यल अब कम हो जाएगा। खड़ी हो गई तो ये नाभि ऊपर उठ जाएगी। जब झूले पर वो खड़ी हो जाएगी तो नाभि ऊपर उठ जाएगी, तो प्रभावी लंबाई यल का मान कम हो जाएगा। जब यल कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो टी का मान भी कम हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे आवर्तकाल कम हो जाएगा। टी यानी आवर्तकाल कम हो जाएगा। आंसर हो गया आवर्तकाल कम हो जाएगा। अतः कम कैसे होगा? अतः झूला तेज हो जाएगा। अतः झूला तेज हो जाएगा। ये भी जानिए साथ में, झूला क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। जो झूला धीरे धीरे अभी ऐसे ऐसे झूल रहा था तो समय ज़्यादा लग रहा था, अब झूले की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। जब तेज नाचेगा तब आवर्तकाल कम हो जाएगा, समय कम लगेगा। जब तेज चलेगा तो समय कम। तो आवर्तकाल चूँकि कम हो जाएगा, अतः झूला तेज हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये भी 1 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी 1 लाख बार क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन, और 1 लाख बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, 1-1 लाख बार आपके जो है कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट क्या होता है? बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब वहाँ पर जब वायुमंडल नहीं है तो उसे वायुमंडल से कोई हेल्प नहीं मिलती है।
अतः वह पीछे को अपने ईंधन का धुआं जितने तेजी से पीछे की ओर छोड़ता है, उतने प्रतिक्रिया स्वरूप, हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़े हैं, तो उतने बल जो है उसे आगे की ओर धकेलता है रॉकेट को। इस तरह से संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हो गया, एक कण का द्रव्यमान m संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। कह रहा है एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। पहला दिया है mp होगी, दूसरा का दिया है p स्क्वायर गुणे m होगी, तीसरा विकल्प दिया है p स्क्वायर बाई 2m होगी, 2m होगी, और चौथा दिया है p घाते 3। ये p स्क्वायर दिया है, p स्क्वायर बटे 2m होगी, चौथा दिया है p घाते 3 बटे 2m m, ये दिया है। तो इसे भी हम लोग हल करते हैं, यहाँ से ऊपर से मिटा देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम लिखते हैं संवेग, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं। संवेग P बराबर m गुणे v होता है। ये दिया है गतिज ऊर्जा, क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हम लोग v बराबर p बाई m, यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से, यहाँ से अगर हम लोग v बराबर लिखें तो v बराबर हो जाएगा p बाई m, और यह मान इसमें अगर रख दिया जाए, यह मान उठाकर यहीं v का मान जो है उठाकर इसमें रख दिया जाए, तब गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m गुणे v का मान p बाई m है, तो लिखेंगे p बटे m, और इसका वर्ग है तो ऐसे हो जाएगा वर्ग घाते 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा m स्क्वायर, तो इसको आप अगली लाइन में लिख लेंगे 1/2 m गुणे p स्क्वायर बटे m स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप खोलेंगे अलग अलग तो ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इस m से ये ऐसे कट गया, तो यही आंसर हो गया आपका 1/2 p स्क्वायर बटे m, ये आंसर आ गया आपका। कौन वाला विकल्प सही है, ये नंबर 3 वाला विकल्प सही है। एक बटा 2 p स्क्वायर बाई m लिखिए, अथवा उसी को लिख देंगे p स्क्वायर बटे 2m, ऐसे भी लिख देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर दें 2m लिख दें, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। संवेग बराबर होता है mv द्रव्यमान गुणे वेग, और यहाँ से v का मान निकाला, v बराबर p बाई m पक्षांतर किया, यहाँ m से गुणा, इधर आके m से भाग हो गया। यही मान उठाकर गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा में v का मान यहाँ से उठाकर रख दिया p बाई m,
हो गया पी स्क्वायर बटे यम स्क्वायर। यम स्क्वायर का एक यम यहाँ से जो है कैंसिल हो गया, तो नीचे एक यम बच जाएगा, तो हो गया पी स्क्वायर बटे 2m। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग इसे भी मिटा देते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सार्वत्रिक, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी की इकाई है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसका मान कहीं बदलता नहीं है, न नीचे न ऊपर, कहीं भी जाने पर ज़मीन पर हर जगह जी का मान समान रहता है। तो इसका मात्रक ही पूछ रहा है, तो इसका मात्रक पूछ रहा है, तो इसका मात्रक हम लोग जानते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन वैज्ञानिक ने दिया। तो उनके अनुसार होता है प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया। पृथ्वी भी इसी तरह से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए देखिए ना, पेड़ से जब भी कोई डाली या कोई भी फल वो जब टूटता है तो नीचे ज़मीन पर ही आता है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। तो इस तरह से न्यूटन ने ये बताया कि पृथ्वी ही नहीं, प्रत्येक पिंड विश्व का एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी उनमें आकर्षण बल लग रहा है। प्रत्येक पिंड में आकर्षण बल लग रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो आकर्षण बल F बराबर होता है, यदि दो पिंड ऐसे मान लिए जाएं, दो पिंड हैं, एक पिंड जो है ये M1 है और दूसरा पिंड जो है आपका ये M2 है, और इनके बीच की दूरी ये r मीटर है। तो लगने वाला बल F बराबर उन्होंने लिखा F बराबर कैपिटल G M1 गुणे M2 बटे r स्क्वायर। ये सूत्र दिया उन्होंने, देखिए ना। यानी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम है। दूरी 2 मीटर बढ़ जाएगी, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो लगने वाला बल 1/4 हो जाएगा। 2 मीटर दूरी बढ़ाने पर बल आधा नहीं होगा, 2 मीटर दूरी बढ़ाने पर बल 1/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया। इसी जी को ही एक नियतांक उन्होंने बताया, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक बोलते हैं। इसी जी का मात्रक पूछ रहा है। तो आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, अतः जी बराबर हो गया, जी बराबर F गुणे r स्क्वायर से भाग है, तो यहाँ r स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा M1 गुणे M2, ऐसे आ जाएगा बेटा। देखिए ना, पक्षांतर कर दीजिए। अब F को मापेंगे अगर न्यूटन में, तो ये हो जाएगा न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन बहुत पूछता है। r को मीटर स्क्वायर में, तो मीटर में मापेंगे तो हो गया न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम। द्रव्यमान M1 M2 किस में है? किलोग्राम में है, तो बटे हो गया किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक हो गया जी का। जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। मान भी इसका होता है 6.67 गुणे 10 के घाते -11, ऐसे है। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये आंसर हो गया। जी की इकाई या मात्रक, इकाई पूछ रहा है,
इकाई को ही हम लोग मात्रक कहते हैं। और ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। जी का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हम चैप्टर नहीं पढ़े इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सारे नियम आपको बताए जा रहे हैं, सारे फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं। अभी आपको याद करना होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम दिया, तो यही नियम दिया था। यही नियम आप अलग से भी पढ़ेंगे कि यदि दो संसार का, विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि दो पिंड, एक का द्रव्यमान m1 किलोग्राम दूसरे का m2 किलोग्राम है और दोनों के बीच की दूरी r मीटर है, तो ये कितने बल से एक दूसरे को खींचेंगे? तो उस बल F बराबर कैपिटल G m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर। इतने बल ये इस पर लगाएगा और ये वाला इस पर लगाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि m1 ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगा देगा और या m1 कम है तो बल कम लगाएगा। ये संयुक्त बल है, इतने बल दोनों महसूस करेंगे। तो उस बल में कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसी का मात्रक पूछा है। तो मात्रक यहाँ से आप पक्षांतर करेंगे। F बल है न्यूटन में, R दूरी है मीटर में, m1 किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, तो हो गया किलोग्राम घाते 2। तो इस तरह से G का भी मात्रक आपका कंप्लीट हुआ, SI मात्रक। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितने mm है? तो 1 माइक्रोन बराबर जो है 0.001 mm, और 1 लाख बार क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है और आपके आरआरबी में 1 लाख बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको, अब मैं डायरेक्ट न लिखा कि मैं समझा रहा हूँ, अब फिर न कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन को ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर बराबर 1 के बटे 1 के आगे 6 जीरो, इतना मीटर हो गया। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने मीटर या कितने mm का 1 मीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर हम लोग जानते हैं। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसे या ऐसे आप कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 1000। तो इतने मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के बटे 1 के आगे 6 जीरो गुणे 1 के आगे 3 जीरो लगा दें, इतना हो गया मिलीमीटर। कितना हो गया? इतना अब हो गया mm, यानी मिलीमीटर। ये 3 जीरो इस 3 जीरो से काट दीजिए, अब भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 0.001 mm। यही आ गया, 1 माइक्रोन बराबर आ गया इतना, ये आंसर हो गया। 1 माइक्रोन बराबर आ गया, ये आपका इतना आ गया आंसर। क्लियर हो गया? 3 जीरो है तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1 2 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
पिंड के उस गुण धर्म को कहते हैं जो अपनी विरामा अथवा विराम अथवा गति की किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसे हम लोग क्या करते हैं, किस कारण से विरोध करता है, जड़त्व के कारण। तो इसका आंसर हो गया जड़त्व के कारण, ये आंसर हो गया। हम लोग जड़त्व की परिभाषा ही पढ़े हैं। जड़त्व की परिभाषा यही है कि वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है, और यदि गति की अवस्था में है तो वो लगातार उसी चाल से गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं कि यदि स्थिर है तो जमकर वो स्थिर रहना चाहती है, और यदि गतिशील है तो उसी चाल से गतिशील रहना चाहती है, उसमें वो कोई भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करती है। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो वो वहीं पूछ रहा है कि उस गुण धर्म को क्या कहते हैं, तो आंसर हो गया जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान होता है। पहला विकल्प इसमें दे दिया गया है, वेग है, गति है, बल है, त्वरण है। ये भी क्वेश्चन जो है 1 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में, खास करके रेलवे में 1 लाख बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य में स्वतंत्रता। शून्य का मतलब निर्वात में, ऊपर से कोई भी वस्तु निर्वात में गिराई जाए तो वो समान बल से गिरेगी, समान वेग से गिरेगी, समान त्वरण से गिरेगी। तो आप कहेंगे समान त्वरण से गिरेगी, ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि सबके लिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी काम करता है। 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया समान गुरुत्वीय त्वरण जी से। समान गुरुत्वीय त्वरण जी से। तो ये आपका त्वरण वाला आंसर। दोनों एक साथ चलेंगी, शून्य में गिराई जाएंगी, चाहे ये 5 किलो की वस्तु हो और चाहे ये जो है 50 ग्राम की वस्तु हो, दोनों वस्तुएं साथ आएंगी, क्योंकि जी का मान 9.81 दोनों पर काम करेगा। जितना इसको नीचे खींच कर ले जाएगा उतना इसको नीचे खींच कर ले जाएगा, अतः दोनों जमीन पर साथ पहुंचेंगे। दोनों समान बल से नहीं जाएंगी, दोनों समान चाल से नहीं जाएंगी, बल्कि दोनों किससे जाएंगी, तो दोनों समान गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से नीचे की ओर जाएंगी। और जी का मान 9.81 सबके लिए फिक्स है, चाहे वो वस्तु 50 ग्राम की हो चाहे 500 किलोग्राम की हो। दोनों अगर एक साथ छोड़ी जाएंगी तो जी दोनों पर बराबर काम कर रहा था। ये जो है ऐसे दोनों पर बराबर जी लगता जाएगा। इस तरह से जी के कारण समान समय में समान वो नीचे जाएंगी और एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगी। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु है और एक 50 किलोग्राम की वस्तु है, दोनों को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाए या वैसे गिराया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा, तो आप कहेंगे दोनों समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरेंगी, अतः दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी। कोई आगे पीछे नहीं पहुंचेगा, दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी। तो शून्य में स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली वस्तुओं का समान होता है बेटा, तो समान गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया,
गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया? अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों का है गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो अभी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को हमने पढ़ाया। वही नियम है कि ये दो वस्तुएं हैं, एक m1 है और दूसर का m2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल F बराबर, तो इसे किसने दिया? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 10 लाख बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है। कितने बार पूछा गया है? 10 लाख बार क्वेश्चन। भाई इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को, इस नियम को, यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको किसने प्रतिपादित किया? वैज्ञानिक न्यूटन ने। आंसर हो गया न्यूटन ने, वैज्ञानिक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले, तो संवेग P बराबर होता है mv, और 2 न्यूटन सेकेंड है और 3 किलोग्राम है, तो इसका मान 2, संवेग का मान दिया है आपके प्रश्न में, देखिए संवेग का मान 2 दिया है और 3 किलोग्राम द्रव्यमान दिया, तो m का मान 3 रख दें और यहाँ गुणे v रख दें, तो v बराबर हो जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। v का मान ज्ञात हो गया। अब कह रहे हैं पिंड की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ से लिखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m का मान 3 गुणे v स्क्वायर, v का मान 2/3 है, तो लिखेंगे 2/3 का वर्ग, ऐसे लिख देंगे। देख लीजिए बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 2 का वर्ग 4 गुणे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ऐसे काट दीजिए, 3 तिरिक के 9 और 2 दूना 4 बराबर 2/3 जूल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2/3 जूल हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2/3 जूल। क्लियर हो गया? यहाँ से आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आप लगाएंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन है तापमान का SI मात्रक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है, 1 लाख बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। तो ताप का SI मात्रक केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, बल्कि क्या है? 10वां क्वेश्चन है ताप का SI मात्रक, ताप का SI मात्रक नोट कर लें केल्विन है, K से डिनोट करते हैं, केल्विन है। केल्विन, ऐसे केल्विन है। एक परम शून्य ताप भी पूछता है, चलिए एक 11वां ऐसे भी आप चाहें तो ऐसे ही इसी में लिख लें, परम शून्य ताप बहुत पूछता है, ये भी जो है 1 लाख बार पूछा जा चुका है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यही परम शून्य ताप है। जिस पर गैस के अणुओं की गति बंद हो जाए, वो चलना फिरना बंद कर दें, या द्रवों के अणु जाम हो जाएं, बर्फ में एकदम परिवर्तित हो जाएं, उनका चलना फिरना बंद हो जाए, उस ताप को परम शून्य ताप कहेंगे।
और वो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत पूछता है परम शून्य ताप। चलिए, तो इस तरह से इधर के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। एक व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। किस लिफ्ट में अधिक होगा? 11वां क्वेश्चन देख लें तो लिख लें, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। जब लिफ्ट त्वरित गति से, त्वरित गति का मतलब त्वरण वाली गति, त्वरण वाली गति, त्वरित गति का मतलब त्वरण वाली गति से जब ऊपर जाएगी, तब उसका भार हो जाता है, तब भार बराबर हो जाता है वास्तविक भार, वास्तविक भार प्लस ऊपर जा रही है त्वरण के साथ तो mg या ma, जो भी है जिस त्वरण से जा रही है वो लग जाएगा, या ma ऐसे कह लीजिए। और ये हो गया तब आपका आभासी भार। उसका आभासी भार तब बढ़ा हुआ उसे प्रतीत होगा ऊपर जाने पर, ऊपर की तरफ। और जब नीचे आएगी, नीचे की ओर, तब आभासी भार हो जाता है वास्तविक भार -ma, तब कम हो जाएगा। ऐसे होता है। और जब बिना त्वरण के ऊपर या नीचे लिफ्ट जाए, तब भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट ए हो गया, तीनों इम्पॉर्टेंट है। यानी जब लिफ्ट त्वरित गति से, प्रश्न पूछ रहा है कब व्यक्ति अधिक भार होगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी, तो देखिए जब ऊपर जाएगी तो आभासी भार उसका बढ़ जाएगा, वास्तविक भार प्लस ma हो जाएगा। अगला है परम शून्य ताप होता है, ma परम शून्य ताप होता है। ये क्वेश्चन अभी आया था, ये है परम शून्य ताप, 12वां क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 12वें का ये जवाब हो गया, ये 12वें का जवाब हो गया। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 11वां 12वां हो गया। 13वां एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम, 13 नंबर क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के घाते -10 मीटर होता है। ये भी 1 लाख बार पूछा है। और इसमें तरंग दैर्घ्य मापते हैं। लंबाई का मात्रक है, मीटर है। एक एंगस्ट्रॉम, यही केवल पूछा है, ये भी 1 लाख बार पूछा है। 1 लाख बार ये रेलवे में पूछा है कि एक एंगस्ट्रॉम में
कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में केवल इतने 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर होगा, चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, भार बराबर होता है mg, भार या बल। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी लगाती है, तो भार बराबर mg होता है। ये यहाँ पर और चंद्रमा पर गुरुत्वीय, ये वाला गुरुत्वीय त्वरण G/6 है। पृथ्वी का G है, ये G है, और चंद्रमा पर G/6 है। तो अब देख लें, तो पृथ्वी पर हो गया, पृथ्वी पर भार का मान दिया है mg बराबर दिया है 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर हो जाएगा mg/6 बराबर 600, इसका मान है mg का, बटे 6 बराबर 100 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, 100 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 14। अगला 15वां, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। ये भी बहुत पूछा क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। यहीं से देखें, भार अथवा बल, 15वां क्वेश्चन देखें, या यहीं से इसको मिटा देते हैं, केवल यहीं से देखें 15वां क्वेश्चन, या 15वां क्वेश्चन हो गया। भार अथवा बल बराबर mg होता है, तो कह रहे हैं कि न्यूटन बटे किलोग्राम किसका मात्रक है। तो यहाँ से g बराबर पक्षांतर कर दें, तो g बराबर हो जाएगा बल बटे m, यहाँ m से गुणा इस पार ले आएंगे, तो m बटे में m आ जाएगा। बल आ गया न्यूटन में, और m आ गया बटे किलोग्राम में। किस में आ गया? किलोग्राम में। तो न्यूटन बटे किलोग्राम, यही पूछ रहा है, न्यूटन बटे किलोग्राम मात्रक किसका है? गुरुत्वीय त्वरण का। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? न्यूटन बटे किलोग्राम किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे स्मॉल जी का, या स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए या कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लें, हम लोग जानते हैं कि F बराबर mg भी होता है, और एक हम लोगों ने अभी न्यूटन का F बराबर पढ़ा, तो F बराबर पढ़ा कैपिटल G। चलिए, G m1 या m2 बटे r² ऐसे भी पढ़ा। तो ये दोनों अगर मान लीजिए कि दोनों माने समान हैं, द्रव्यमान हैं दोनों के, तो अतः ये बातें आपस में बराबर हो जाएंगी। ये बात बराबर ये बात हो जाएगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg बराबर कैपिटल G, ऐसे लिख दें m बटे r। एक m को अलग, पृथ्वी का द्रव्यमान m ही रख दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ना,
एक ये भी सूत्र है और एक यह बराबर ये भी सूत्र है, अतः दोनों बातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से यम से ये यम कैंसिल हो गया, तो यहीं गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हो गया कैपिटल जी यम ई, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, बटे हो गया आर स्क्वायर या पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। ऐसे अब यही कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या चाहे आर लिखें और चाहे आर ई का वर्ग लिखें, तो पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर देंगे। तो इसे जब कम करेंगे 1% कम करेंगे तो कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ जाएगा। तो लिख लें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ आंसर? यहाँ से हम लोग जो है ये क्वेश्चन लगा रहे हैं 16वां क्वेश्चन। यहाँ से आपका ये 16वां क्वेश्चन हल हो रहा है। हम लोग पढ़े हैं यह बराबर एम जी भी होता है, न्यूटन साहब ने बताया यह बराबर कैपिटल जी, चाहे यहाँ पर m1 m2 या ऐसे लिख लें यम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है। किसी भी स्मॉल पिंड यम को, जो यहाँ पर यम लिखा हुआ है, बटे आर का वर्ग ऐसे कर दिया तो यम दोनों पक्षों से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से और इधर से भी ये एम और ये एम, तो जी बराबर ये फार्मूला हो गया। अब करें पृथ्वी की त्रिज्या कम कर देंगे, कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये लगभग 2% बढ़ेगा। बढ़ाने का वैसे तो और भी नियम है, लेकिन हम शॉर्टकट आपको बढ़ा रहे हैं। चूँकि आर स्क्वायर है इसलिए बढ़ेगा, 1% आप घटाएंगे तो बढ़ेगा 2%। फार्मूला वहीं लगाएंगे, वृद्धि बराबर, अगर शॉर्टकट फार्मूला लगा दें वृद्धि बराबर x + y एक कोष्ठ में प्लस x × y बटे 100 से, ऐसे फार्मूला मैथ में आपको बताए हैं। तो 1 + 1 ऐसे प्लस 1 × 1 बटे 100 ऐसे आप कर देंगे तो बराबर ये करीब 2% बढ़ जाएगा। देखिए ना, ये एक हम एक में 100 से भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ये आ जाएगा 0.01। तो इस तरह से लगभग 2% की वृद्धि हो जाएगी, ऐसे लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर कैपिटल T सेकेंड का समय लगता है, तो 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो गिराएंगे, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 नोट करते हैं हम लोग। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यस बराबर ut + ½ GT²। नीचे की ओर गिर रहा है बेटा, तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर फेंकते तो वस्तु जाती ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करता, तो यहाँ पर हो जाता माइनस। तो गिरा रहे हैं, तो जब ऊपर से कोई पिंड ऐसे गिरा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो उसका प्रारंभिक वेग u का मान 0 होता है। तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, यस का मान 30 दिया है, 30 मीटर से गिराया जा रहा है, तो यही तो दिया है 30 मीटर से गिराने पर। तो ये 30 बराबर ये 0 प्लस 1/2 g टाइम t लगता है। कितने समय लगता है? कैपिटल T समय लगता है, तो लिख दिया कैपिटल T²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है 120 मीटर से गिराने पर, अगर उसी पिंड को 120 मीटर से गिराएंगे तो फिर आरंभिक वेग 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ½ g, और अब समय हमें नहीं मालूम है तो लिख लेंगे t' अब मान लीजिए कि समय t' लगता है, पूछता है कितना समय लगेगा, तो हमने मान लिया t' लगेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल कर दें बेटा, तो देखेंगे
भाग ही दे दें तो लिखेंगे 120/30 बराबर 120 वाले को ऊपर रख दें, एक जी टी डैश का वर्ग बटे बेटा 1/2 जी टी स्क्वायर। ये देखिए ये इससे कट गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये 30 चौक के 12 तो 120 तो बराबर आ गया 4 अथवा 4/1 आ गया। अब इसको अगली लाइन में आप लिख लेंगे टी डैश बटे टी का होल स्क्वायर। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर बराबर 4 अथवा 4/1 बेटा। इसलिए अगली लाइन में लिखेंगे टी डैश बटे टी, घात खत्म करें तो इधर की राशि पर करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 4 बराबर 2 हो गया। अब टी डैश का मान हमें ज्ञात करना है कि 120 मीटर से गिरेगा तो टी डैश समय लगेगा, तो टी डैश का मान कितना आया, तो यहाँ टी से गुणा, इधर आके भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो अगली लाइन में हो जाएगा टी डैश बराबर हो गया 2t। तो ये आंसर हो गया। कितना समय लगेगा? 2t समय लगेगा। 30 मीटर से गिराने पर यदि t सेकेंड लगते हैं तो 120 मीटर 30 चौक के 120 होता है, यानी 4 गुना ऊंचाई ज़्यादा से भी गिराएंगे तो समय केवल 2 गुना लगेगा। कितना लगेगा? 2t सेकेंड लगेंगे। आंसर आ गया। 18वां क्वेश्चन है, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो धरातल तक पहुंचने में प्रक्षेपित हम लोग कैसे कर रहे हैं? ये आपका जो है बिल्डिंग है, ऐसे बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग हो गई, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई जो है दिया हुआ है 19.6 मीटर, ये 19.6 मीटर है। और 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित की जाती है, यानी ऐसे फेंकी जाती है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो ये फिर ऐसे होते हुए ये ऐसे जो है ये ज़मीन पर यहाँ ऐसे पहुँचेगी, यहाँ ज़मीन पर ऐसे पहुँचेगी, ये गिरेगी। तो चूँकि ये इधर की ओर वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन नीचे की ओर आने वाला वेग u बराबर 0 है। नीचे की ओर आने वाला वेग u बराबर क्या है? 0 है। हम ऐसे फेंकें तो भी और छोड़ दें ऐसे, तब भी वेग जो है प्रारंभिक वेग u का मान 0 है। ये जो 5 वाला वेग है बेटा वो इधर की ओर है, न कि नीचे की ओर है। अतः आरंभिक वेग u का मान 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, चली गई दूरी s बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं, s बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी यही t पूछ रहा है। तो s का मान इतना मीटर ऊंचाई है 19.6, तो लिख दें 19.6 बराबर u का मान 0 है, तो 0t गुणा करेंगे उतना हो जाएगा हाफ, g का मान हो गया 9.8 और गुणे हो गया t स्क्वायर। इसे काट देंगे तो 4.9 हो जाएगा। तो हो गया 19.6 बराबर 4.9 गुणे t स्क्वायर। ठीक।
अब टी स्क्वायर बराबर अगली लाइन में लिख देंगे बेटा, तो 19.6 बटे 4.9, यहाँ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए तो देखिए कै बार भाग जाती है, 4 बार भाग जा रही है, ये कट जाएगा, बराबर आ गया 4, इसलिए टी स्क्वायर बराबर 4, इसलिए टी बराबर आ गया करड़ी में 4 बराबर आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का समय लगेगा, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया 2 सेकेंड किसी गेंद को ऐसे। अगला है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक चौथा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr², ये है जड़त्व आघूर्ण, यही है जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। यम द्रव्यमान है, यम को मापेंगे किलोग्राम में, और आर त्रिज्या है या दूरी है आप कहेंगे, तो आर जो है मीटर में मापेंगे और घाते 2 हो गया, तो इसका ISI मात्रक हो गया एक तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण इसे इनर्सिया बोलते हैं, I बराबर mr² और मात्रक हो गया कि यम को किलोग्राम में बेटा और आर को मीटर में, आर रेडियस या त्रिज्या, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला है 20वां क्वेश्चन, 1 ग्राम और 4 ग्राम मान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेगों का अनुपात। एक ही गतिज ऊर्जा 1 ग्राम और 4 ग्राम दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो 20वां क्वेश्चन दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो पहले की मान लीजिए गतिज ऊर्जा हो गई हाफ m1 v1 का वर्ग बराबर हाफ m2 v2 का वर्ग। एक का द्रव्यमान m1 है और एक का m2 है, एक का वेग v1 है, एक का वर्ग v2 है, गतिज ऊर्जा इतनी। अब इसका 1 है, उसका 4 है, तो m1 का मान 1 है, तो लिखेंगे 1/2, दोनों तरफ से हटा दें क्योंकि बराबर है। इसका मान 1 है, 1 v1 का वर्ग बराबर इसका मान है 4 v2 का वर्ग। अब इसको हम लोग जो है v1/v2 कर दें, तो लिखेंगे v1/v2 और वर्ग है तो इसका वर्ग बटे इसका वर्ग, ऐसे बराबर कर देंगे 4/1। इसको इधर ला दें, इसको इधर कर दें, 4/1। अगली लाइन में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v1/v2 का होल स्क्वायर बराबर 4/1, या फिर कहेंगे v1/v2 बराबर 4:1। तो कह रहे हैं कि उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, उनके रेखीय वेगों का अनुपात क्या होगा। तो ये जो है वर्ग करेंगे और फिर जो है तो ये वर्ग हटाएंगे बेटा, तो इधर की राशि पर करड़ी लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा। चाहे इसको 4/1 ऐसे आप कर लें, 4/1, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, तो हो जाएगा 2:1। तो अब आंसर हो गया है आपका v1/v2 बराबर, इसी को कहेंगे v1/v2 बराबर 2:1। ये आंसर क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा आपके मैक्सिमम सारे जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के, जो कि कम से कम 1-1 लाख बार पूछे गए हैं, और इसमें से निश्चित आपको जो है 2-4 क्वेश्चन तो मिलने तय हैं। अतः इसे बहुत आप सावधानी पूर्वक पढ़ के इसको अच्छा नोट्स बना लीजिए,
तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को मैं ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद।